भूत प्रेत किसी का मदद कर सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो। भूत प्रेत कभी किसी की मदद नहीं करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ था अजीत के साथ में। अजीत नौजवान थे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रहते थे, किराए के मकान में। तो चलिए, आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए अजीत की कहानी की ओर चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटे से गांव का रहने वाला। और हम और हमारा परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग गाजियाबाद में रहा करते थे। लेकिन उस टाइम मैं अपने गांव में रहा करता था। मस्त मौला इंसान था, जो भी मन में आता था करता था। और उसी टाइम मुझे एक दिमाग में आइडिया आया था कि मैं भूत प्रेत भगाने का विद्या क्यों न जान लूं। मैं एक गुरु को पकड़ता हूँ, गुरु का सेवा करता हूँ, और इसमें कम से कम 6 महीना मेरा लग जाता है। रोज़ गुरु बुलाते थे, मुझे अलग अलग जगह पर लेके जाते थे, लेकिन ज़्यादा मुझे विधि विधान बताए नहीं थे। उन्हें कहा कि जैसे जैसे तुम इस ओर बढ़ते जाओगे, हम तुम्हें नई नई चीज़ें बताते जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो पूरी अपनी विद्या जो है ना, मुझे बताना नहीं चाहते थे। 6 महीना बीत चुका था। मैं भी अब उस जगह से अब कन्नी काट रहा था। मुझे लग रहा था कि जो मेरे गुरु हैं ना, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, पूरी विद्या अपना बताना नहीं चाहते। और तब एक दिन मैं सुबह सुबह उनके जहाँ स्थान था रहते थे, वहाँ जाता हूँ कि आज गुरु जी से बातचीत हो ही जाए। आखिर मुझे क्यों विद्या नहीं सिखाना चाहते हैं, मुझ में कोई कमी है तो कोई कमी हो तो वो भी बता दें। लेकिन जब सुबह मैं जाता हूँ ना, तो वो स्थान खाली मिलता है। जो हमारे गुरुजी वहाँ पर थे ही नहीं। मुझे लगा कि इधर उधर गए होंगे। मैं दोपहर तक इंतज़ार करता हूँ, लेकिन उनका अता पता नहीं चलता है। मैं वहाँ पर शाम तक रुका रहा, लेकिन फिर भी वो मुझे नज़र नहीं आते। जब आस पड़ोस में पूछता हूँ, तब पता चलता है कि ये गुरुजी हैं ना, ऐसे ही हैं। कभी कभी ये 6-6 महीने, साल साल भर के लिए इस जगह से गायब हो जाते हैं, कहीं और क्षेत्र में चले गए हैं। अब कब लौट के आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। थे भी, उम्र उनकी हो चुकी थी, 60-65 साल के आसपास का, और वो मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल टूट गया था। मेरा जो सपना था ना, अब बिल्कुल बिखर गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे बिना बताए हुए मेरे गुरुजी चले जाएंगे। मैं अपने घर आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा दिमाग अशांत हो जाता है। इतना विद्या जो भी मैंने सीखा था, वो पूर्ण रूप से नहीं था। गुरुजी का कहना था कि इतनी आसानी से हर विद्या तुम सीख नहीं पाओगे, एक एक पदान पर चढ़ना पड़ेगा, और तब जाके पूरी विद्या तुम्हें समझ में आएगी। अगर तुम चाहोगे कि एक दिन में हम पूरी विद्या को सीख लें, तो ऐसा संभव नहीं है। मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था कि गुरुजी मुझसे बिना बताए हुए चले गए। कुछ महीना तक तो अपने गांव में इधर उधर घूमता रहा, और इसके बाद मेरा मन उचट गया था गांव से। अब ऐसा मन उठता कि जब हमारे गांव पर गाजियाबाद के रहने वाले जो परिवार थे, उनका एक लड़का था जो मेरा मित्र था, वो मुझसे मिलता है। और तब मैं उसे कहता हूँ कि भाई, मुझे भी अपने साथ शहर में लेके चल। पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में मैं उसको मना लेता हूँ, और तब मैं गाजियाबाद पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर मैं पहली बार शहर में आया था, और वहाँ पर वो लोग ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, तो मुझे भी उसकी ट्रेनिंग दी गई। हाँ, समय तो ज़रूर खर्च हुआ, लेकिन अब मैं ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। हाँ, कमाई भी होने लगी, रोज़ नगद कमाई। भाड़े का ऑटो रिक्शा था, और हम किराए के घर में रहते थे। पहले तो मैं अपने दोस्तों के साथ में रहता था, लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे भीड़ भाड़ से बहुत घबराहट होती थी। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि लोग दारू वारू पीते थे, और जो मुझे उसकी सुगंध बर्दाश्त नहीं होती थी। आखिरकार मैंने अपने लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया था। अब क्या था, होटल में खाना खाना, क्योंकि मुझे खाना तो बनाना आता ही नहीं था। दोनों तीनों टाइम, नाश्ता से लेकर के खाना तक, मैं होटल में खाता था। हाँ, नगर नारायण आने लगा ना, तो मेरा दिल वहाँ पर रुक गया था।
नहीं तो मैं ज़्यादा दिन गाज़ियाबाद में रुकने वाला नहीं था। मेरा मन ऐसे ही होता था। लेकिन जब पैसा कमाने लगा तो मेरा मन भी लग गया। मुझे लगने लगा कि क्यों ना मैं अपना ऑटो रिक्शा खरीद लूँ। लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। इतना पैसा तो मेरे पास में था भी नहीं। और मैं अगर जमा भी करता तो साल 2 साल तो मुझे जम करके मेहनत करना पड़ता, और तब जाके मैं कहीं सोच सकता था। आखिरकार मैं अपने प्रतिज्ञा को लेता हूँ कि ना, मैं इस शहर को छोड़ करके जाऊँगा नहीं जब तक मैं अपना ऑटो रिक्शा खरीद ना लूँ। मेहनत करता रहा, पैसा कुछ जमा करता रहा, घर पर भी कुछ खर्चा मैं भेजता रहा। लेकिन घर वालों पर मेरा कोई प्रेशर नहीं था। वो मुझे ये नहीं कहते थे कि बेटा तू मुझे पैसा भेज। ऐसा कभी उन्हें, मेरे परिवार वालों ने कभी भी मुझ पर प्रेशर नहीं दिया था। इस चीज़ की मुझे पूरी आज़ादी थी। अभी शादी ब्याह हुआ नहीं था तो कोई अलग से खर्चा भी नहीं था। अब मैं अभी शादी करना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि अपना ऑटो रिक्शा खुद का तैयार कर लूँ, अपना नया खरीद लूँ, इसके बाद हम सोचेंगे। अब जो हमारा गांव के कुछ लोग रहते थे जो मुझे लेके आए थे, उन्होंने अपने अपने लिए एक मकान देख लिया था। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो मकान कहाँ खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो लोग मुझे बताते भी नहीं थे। हाँ, मैं उनके पास बहुत मुश्किल से जाता था। जब मैं कभी कभी छुट्टी करता था या आधे टाइम तक काम करके मन थक जाता था, तब मैं कभी कभी उनके मोहल्ले में चला जाता था। ऐसे ही एक रोज़ मैं उनके पास गया तो पता चला कि यहाँ से वो लोग खाली कर गए, उन्होंने अपना घर खरीद लिया है। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई, कम से कम अपने रहने के लिए व्यवस्था तो लोगों ने कर दिया। अब मैं भी खुश था, लेकिन कहाँ घर था मुझे मालूम नहीं था। मैं जानना भी नहीं चाहता था। मैं थका हुआ था तो मैं अपने कमरे में आकर के लेट जाता हूँ, और इसके बाद अगली सुबह से फिर अपना ऑटो रिक्शा का काम शुरू हो जाता है। ऐसा ही 4-5 दिन से ज़्यादा हो जाता है। और तब एक रात को लगभग 11 बज रहा था जब मैं आराम कर रहा था, और तब मेरा वही पड़ोसी लोग जो मुझे लेके आए थे मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं, मेरा नाम लेके पुकारते हैं, अजीत अजीत दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैं हड़बड़ा गया था, गहरी नींद में था। मैं जागता हूँ और तब दरवाज़ा खोलता हूँ, पूछता हूँ कि भाई बात क्या हो गई, सब कुछ कुशल मंगल है ना। और तब वही लड़का और उसके पिताजी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, बैठ जाते हैं। चेहरा उदास मुझे दिखाई देता है। मैं उनका चेहरा देख करके भाप गया था कि कुछ न कुछ तो इनके साथ में गड़बड़ हुआ है। इतना तो मैं अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन अभी मैं जान नहीं पाया था कि आखिर उनके साथ में क्या गड़बड़ हुई थी। मैं उनको पानी वानी पिलाता हूँ, अब फिर पूछता हूँ कि समस्या क्या हुई आपके पास में, इतनी रात को हमारे घर पर कैसे आए, कुछ न जरूर काम होगा। और तब वो हमारा वही दोस्त कहता है, हाँ अजीत, काम तो तेरे से ही है, तू ही इस काम को कर सकता है। मुझे लगा कि पैसा वैसा तो नहीं मांग रहे हैं भाई, नया नया घर खरीदे हो, पैसे की जरूरत पड़ गई हो। क्योंकि मैं उनको पैसा देना नहीं चाहता था। कई बार मैं ऐसा किया था, वो टाइम पर पैसा लौटाते नहीं थे, तो इसके बाद मैंने मना ही कर दिया था। मुझे लगा कि आज भी उधार मांगने के लिए आए हूँ। मैं सोच लिया था कि अगर उधार मांगेंगे तो मैं मना कर दूंगा, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वो पैसा नहीं मांगते। तब वो ही दोस्त मेरे से बोलना शुरू करता है, अजीत भाई, अब तुमको पता तो होगा कि हमने एक घर खरीदा है। तब मैं बोला, हाँ हाँ, मैं गया था जिस घर में तुम लोग रहा करते थे। वही पड़ोसी बताते हैं कि वो लोग नया घर खरीद लिए हैं और उसी घर में शिफ्ट हो गए। मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं मालूम था, मैं तो जानना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं पाया। तब मेरा दोस्त कहता है, भाई हमारा परिवार मुसीबत में है। मैं कहने लगा, कैसा मुसीबत, क्या हो गया तुम्हारे साथ में, कुछ बताओगे तभी तो मैं जान पाऊंगा। तब मेरा दोस्त कहता है कि अजीत, ये तुम मेरा काम कर दे। मैं जानता हूँ तू तंत्र मंत्र का माहिर बंदा है, गांव में तू तंत्र मंत्र सिखा करता था, तो हमारा काम तो तू कर सकता है। मैं चौंक गया था, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। तब कहता है, भाई हम ये घर लेकर के फंस चुके हैं। जो घर लिए हैं ना, वो घर भूतिया है। हमें जानकारी नहीं थी, कम पैसे पर हम ये सौदा हुआ तो हम लोग तो खुश हो गए थे।
मुझे तो लगा कि हम लोग को लॉटरी निकल गई है, लेकिन जब घर में रहने लगे तब ये सब मुझे हमारे परिवार को झेलना पड़ रहा है। हम फंस गए हैं भाई, हम फंस गए, हमारी मदद करो भाई, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। मैं तो बस उनका चेहरा ही देखता रह गया था। क्या हो गया, घर में क्या है? तब वो बताते हैं कि यहाँ पर एक शक्तिशाली प्रेतात्मा है। वो प्रेतात्मा बहुत दिनों से इसी घर में वास कर रही है। हम लोग को जीना हराम कर रखा है, हम लोग को तरह तरह से परेशान कर रही है। कभी कभी तो मेरे सीने पर चढ़ के बैठ जाती है, मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से हम लोग जान बचाते हैं। भाई ये सब करके वो लोग रोने लगे थे, बाप बेटा रोने लगे थे। मैं उनको शांत कराता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो भाई, मैं गुरु से ज़रूर ज्ञान लिया हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अधूरा ज्ञान है। लेकिन वो लोग मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि तुम अब हमारा काम करना नहीं चाहते ना, तुम मना कर रहे हो ना, तुम बहाना बना रहे हो ना। हम सब जानते हैं कि तुम 6 महीने तक किसी गुरु के साथ में रहे थे, उनसे तुमने शिक्षा लिया, तंत्र मंत्र का बारे में सब जानकारी लिया, और आज तुम मना कर रहे हो। हमारे दोस्त हो ना, तो ये तो काम कर दो। मैं काफ़ी उनको समझाता रहा कि देखो, तंत्र मंत्र बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी तो मैं ABCD के अब लेवल में ही था, उसे आगे बढ़ भी नहीं पाया था। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि ना, आप बहाना कर रहे हो, आप सब कुछ जानते हो, आप हमारे घर को साफ सुथरा कर सकते हो, उस प्रेतात्मा को हमारे घर से निकाल सकते हो। हम लोग बहुत बहुत परेशानी में हैं। जो बाप बेटे थे वो बहुत परेशानी में दिख रहे थे। अब परेशानी होना स्वाभाविक ही था। मैं उनको मना करता रहा कि देखो भाई, मेरा पास में ज्ञान तो जरूर है, लेकिन अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान जो होता है ना, कभी कभी खतरनाक हो जाता है। मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा। लेकिन वो लोग मुझ पर इतना प्रेशर दे दिए थे कि मुझे हाँ बोलना ही पड़ा था। वो हमारे दरवाजे से हिल करके राजी नहीं थे। कह रहे थे कि आपके अलावा हम किसी को जानते ही नहीं हैं। कई लोग को ऐसे हम पहले भी बुला चुके हैं, लेकिन सब कुछ ना कुछ करते हैं, पैसा वैसा लेते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता है। उनके जाते ही फिर पहले की तरह हमारा घर हो जाता है। मुझे अब उनकी जो भी बात थी विश्वास करना ही पड़ा था। मुझे लगा कि मैं इनका काम कैसे कर सकता हूँ। मैं तो खुद अधूरा ज्ञान हूँ, मैं पूरी तरह से इस विद्या को जानता नहीं हूँ। कहीं मैं फंस ना जाऊँ, मैं कहीं फंस ना जाऊँ। लेकिन उनके प्रेशर के आगे अपने आप को हार मान लेता हूँ कि चलो मैं देख लूँगा। मैं कहता हूँ कि आप लोग जाओ, कल मैं सुबह मैं आपके पास आऊँगा। अब आपने एड्रेस बता दिया तो मैं पहुँच जाऊँगा। और तब वो लोग जीत पर हट गए। अजीत भाई, चलना तो पड़ेगा आप ही को। ये ज़्यादातर समस्या रात में ही होती है। अभी अभी हमारे रात में घर में हंगामा हुआ पड़ा है। हम लोग, आप देखो ना, अपना अपना घर छोड़ करके हम बाहर घूम रहे हैं। आप हमारी मदद करो, आप इसी टाइम चलो। दिन में तो उसका पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता है और उसका जो कार्य जो है वो शुरू हो जाता है, वो लोगों को परेशान करने लगती है तरह तरह से। कभी बाथरूम का नल खोल देती है, कभी किचन का सारा सामान गिरा देती है, और कभी कभी हमारे सीने पर चढ़ बैठती है, गला दबाने लगती है, कभी पिताजी को साथ ऐसे करने लगती है। हमारे परिवार सब मुझसे डरते हैं। हम लोग रात में उस घर में रुक ही नहीं पाते हैं। अब हमारा तुम ही मदद करो। अब मैं मना नहीं कर सका और इसके बाद मैं उनके साथ चल पड़ता हूँ। वहाँ पहुँचता हूँ ना, तो मैं जो भी मंत्र का ज्ञान था मैं उसका आजमाता हूँ। मैं उस मंत्र को पढ़ता हूँ और इसके बाद मैं अकेले उस घर में प्रवेश कर जाता हूँ। और जो उस घर में रहने वाले थे वो तो घर के बाहर थे। किसी का हिम्मत नहीं था कि उस घर के अंदर प्रवेश कर जाए। मैं मंत्र के सहारे उस घर में प्रवेश तो कर जाता हूँ, लेकिन उस प्रेतात्मा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे मिलती ही नहीं है। मैं चारों तरफ, हर तरफ उसको ढूंढता हूँ कि कहीं पर उसकी निशान मिले, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। और तब मैं बाहर निकलता हूँ और अपने दोस्त को कहता हूँ, भाई वो मुझे दिखी नहीं, जैसे तुम बता रहे हो ना, ऐसा अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा इस घर में।
हमें फिर किस दिन और कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे, अजीत भाई आप किराए के मकान में रहते हो ना, छोड़ो उस मकान को, आप यहाँ पर रह जाओ। आप रहोगे तो शायद आपके वजह से वो प्रेतात्मा हमें परेशान नहीं करेगी। अब बात तो सही कह रहे थे। मुझे भी लगा कि चलो मैं वहाँ किराया देता हूँ, और आखिरकार ये भी घर अपना ही है। एक तरह से हमारे जो गांव के लोग हैं उन्हीं के घर है। जो वहाँ किराया देता हूँ मैं यहाँ किराया दे दूँगा। और यहाँ पर खुला सा आंगन था, ऑटो रिक्शा रखने का सही जुगाड़ था। तब मैं हाँ बोल देता हूँ कि कल मैं अपना सामान वामान लेके आऊँगा, आप लोग चिंता मत करो, आप जाओ भी, आप लोग आराम करो, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि उस घर के अंदर प्रवेश करे। मैं उनको जबरदस्ती लेके जाता हूँ और कहता हूँ मैं यहाँ पर हूँ कुछ घंटे, आप लोग आप आराम कर लो। मैं जानता हूँ अगर होगी भी ना तो अब नहीं आएगी। लेकिन मुझे अपने मंत्र पर यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। अधूरा मंत्र था, अधूरा ज्ञान था। मैं उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाया था जहाँ पर तांत्रिक पहुँचते हैं। लेकिन एबीसीडी तो मैं जरूर जानता था। मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक, रात तक बैठा रहा। जब सुबह होता है, 4 बजता है, तब मैं कहता हूँ कि देखो मुझे अपना घर जाना पड़ेगा, आराम भी करना पड़ेगा, मुझे फिर अपने काम पर निकलना है, और मैं अपना सामान भी तो लेके आना है। अब मैं वहाँ से उन लोगों को छोड़कर अपने घर आ जाता हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद अब मेरे पास में कोई विशेष सामान था ही नहीं। अपना बोरिया बिस्तर बांधता हूँ, अपना ऑटो रिक्शा में रख करके अब इसी घर में आ जाता हूँ। ये घर जो था 3 कमरों का था, बस ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था। बड़ा सा आंगन था और आंगन में एक नीम का पेड़ भी था। देखने में साफ सुथरा घर इन्होंने बना दिया था पुराना घर, लेकिन इन्होंने जब घर खरीदा था तो उसको पेंट वेंट करके चमका दिया था। ऐसा भी नहीं था कि घर कोई गंदा दिख रहा था। मुझे एक कमरा मिल जाता है, मैं अपना सामान वगैरह सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद उस घर में प्रेतात्मा किसी को परेशान नहीं करती है। लोग तो मेरी तारीफ करने लगते हैं। उनकी तारीफ सुन करके मैं तो फूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैंने अपने गुरु से ज्ञान लिया था, आज वो ज्ञान मेरे काम में आ रहा है। वो लोग तो मुझसे किराया भी नहीं ले रहे थे। हाँ, कह रहे थे अजीत भाई आपको किराया देने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी घर में रहिए हमारे साथ में, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मैं भी बड़ा खुश हो गया था। मुझे लगा कि चलो कुछ पैसा हमारा बचत हो जाएगा। आखिरकार जब हम उस घर में रहने लगे और प्रेतात्मा जो लोगों को परेशान करती थी वो दिखना ही बंद हो गई थी। लोगों के पास में आती नहीं थी। शायद वो डर गई थी या न जाने क्या बात था। लेकिन इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा दिन बीते भी नहीं थे। मुश्किल से 12 से 13 दिन हुए थे जहाँ तक मुझे याद है। मैं देर रात तक काम करता था। करीब 11 बजे मैं घर लौट के आता हूँ, ऑटो रिक्शा आंगन में खड़ा करता हूँ। और तब मुझे नीम के पेड़ के पास में एक लड़की दिखाई देती है, जवान, देखने में खूबसूरत लड़की। मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। वो मुझे घूर रही है, मैं उसको घूर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार मैं उसको पहचान लेता हूँ। मैं जान लेता हूँ यार ये तो अनजानी लड़की है, कहीं यही तो प्रेतात्मा नहीं है। मेरे मन में शक बैठ जाता है। हाँ, मैं एक पल के लिए मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाता हूँ। हाँ, मेरे मुंह से उस टाइम आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। ये सब एकदम एक झटके से हुआ था। आखिरकार वही लड़की नीम के पेड़ से धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास में आती है, खड़ी हो जाती है। और उस टाइम बस मैं उसको देख रहा था, मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। ये वही प्रेतात्मा तो नहीं है जो इस घर में बहुत परेशानी लोगों के साथ में खड़ा कर दिया था। मैं अभी सोच विचार कर ही रहा था, तभी वो लड़की बोल पड़ती है, भैया भैया आप मेरी मदद करो ना, भैया आप मेरी मदद करो ना। जब वो भैया बोलती है ना, जब वो लड़की मेरे पास में आकर के अब मुझसे मदद मांगती है, मुझे भैया कहती है कि भैया आप मेरी मदद करो ना, आप मेरी मदद करो ना। और तब मैं उसकी तरफ देख के कहता हूँ, तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और तब वो कहती, नहीं भैया
आप मुझे जानते तो हो, लेकिन आपने मुझे देखा नहीं है। मैं वही प्रेतात्मा हूँ जो आप ढूंढ रहे हो। मैं इसी घर में सालों साल से रहते आ रही हूँ। आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो। मैं कहता हूँ कि आखिर तुम इस घर में हो क्यों? तुम्हारा स्थान तो ये नहीं है। ये तो मकान इन्होंने खरीदा है, तो इनका अधिकार बनता है। तुम्हारा अधिकार कहाँ से बन गया इस घर में रहने के लिए? तुम्हें ये घर तो खाली करना पड़ेगा, तुम्हें इस घर से तो जाना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहती है, भैया मैं शुरू से जब मैं इस घर में आई हूँ और तब से मैं काफ़ी सालों से रहते हुए आई हूँ। यही मेरा घर है। मैं इस घर को छोड़ करके कहाँ जाऊँगी? आप मुझे इस घर में रहने दीजिए। आप मुझे इस घर में शरण दे दीजिए। मैं किसी को कुछ बुरा नहीं करूँगी, ना आपके साथ भी मैं कोई गलत व्यवहार करूँगी। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझे कुछ महीने, कुछ दिनों तक यहाँ पर रहने दीजिए। अब फिर मैं अपने आप इस घर को छोड़ करके अब मैं चली जाऊँगी। मैं अब कहाँ भटकूँगी भैया? मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। जब से आप आए हैं ना, तो मैं बाहर इधर उधर भटक रही हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने आकर के खड़ी हो सकूं। बड़ी मुश्किलों से मैं आपके पास में आई हूँ। हिम्मत करके आप मेरी मदद कीजिए। बाहर मुझे लोग बाग बहुत परेशान करते हैं। तब मैं कहता हूँ, कौन सा लोग बाग? कहती है, ये आम इंसान नहीं, और भी ऐसे प्रेतात्माएं हैं जो मुझे पकड़ना चाहती है, मुझे काबू में करना चाहती है। मैं उनके बंदिश में रहना नहीं चाहती हूँ। भैया आप मेरी मदद करो, भैया आप मदद करो। और इसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। उस लड़की के रोना देख करके मुझे दया आ जाता है। मुझे लगता है कि अगर मेरी बहन भी होती तो ऐसे ही तो होती। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो मेरी तरफ देखती है। एक भाई बहन वाला रिश्ता कायम हो जाता है। और तब मैं कहता हूँ कि बहन, तुम ये बताओ, तुम आत्मा कैसे बनी और तुम इस घर में क्यों रहती हो? तुम्हें तो कहीं अलग रहना चाहिए। और तब कहती है, भैया मुझे नहीं मालूम। जब से मैं अपना यहाँ पर रहना शुरू किया है, मैं इस घर में जब से आई हूँ, और मैं इधर उधर भटक रही थी। और भी जो आत्माएं हैं, खूंखार आत्माएं, उससे बचती बचाती और तब इस घर में प्रवेश करती हूँ। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितने साल, कितने महीने से इस घर में रहती आई हूँ। ये घर मुझे सुरक्षा से अच्छा लगता है। ये घर मेरा बचाव करता है। बाहरी लोगों से, बाहरी आत्माओं से मैं अब उनसे छुप कर रहती हूँ। ये सुरक्षा का एक कवच है मेरे लिए। बाहर का जो आत्माएं हैं इस घर में आती नहीं है। मुझे इस घर में रहने दो ना भैया, मुझे इस घर में रहने दो ना। मैं उस आत्मा लड़की को देख रहा था जो मुझे अपना भाई कह रही थी। हाँ, मैं भी उससे रिश्ता मन से वही बना लिया था कि अगर मेरी बहन होती तो ऐसे ही तो सुंदर दिखती। वो मुझसे मदद मांगती तो क्या मैं उसको मना कर देता? मैं पिघल गया था। मैं उसको कुछ बोलना वाला था, लेकिन वो अपना बस बोलते जा रही। तब मैं उसको रोकता हूँ, अरे बहन अब हमारी भी सुन लो, तुमने अपना दुख तो बता दिया। अब फिर मैं कहना शुरू करता हूँ कि देखो बहन, अगर मैं आपको यहाँ पर रहने की इजाज़त देता हूँ तो जो घर के लोग हैं ना, वो रह नहीं पाएंगे। मेरे को इसलिए इस घर में लाया गया है, एक कमरा मुझे दिया गया है, ताकि मैं रहूँगा तो कोई आत्मा इस घर में आ नहीं पाएगी। आपने उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आपसे लोग डरे हुए हैं, दोबारा इस घर में आपको देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कहीं और चला जाना चाहिए। अब मैं इस काम में आपका मदद भी कर सकता हूँ। तब प्रेतात्मा लड़की रोने लगती है कि नहीं भैया, मैं कहीं और जाना नहीं चाहती हूँ। जितना दिन मुझे इस जोनी में रहना है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये दिन यहीं पर बिता दूँ। इसके बाद मेरी भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी। मैं इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। भैया आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो। देखो भैया, मैं जानती हूँ कि आप अपना नया रिक्शा खरीदना चाहते हैं। आप बातचीत कर रहे थे ना, तब मैं सुनी थी। मैं बाहर ही खड़ी थी। मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आपकी मदद करूँगी। आपको नया रिक्शा मैं दिलवा दूँगी। ऐसा कुछ न कुछ प्रबंध करूँगी ताकि आपको एक ऑटो रिक्शा नया मिल जाए। जब वो बात बोलती है ना, तो मैं भी लालच में आ जाता हूँ। मैं पूछता हूँ
कि तुम कैसे प्रबंध करोगे। तब कहती है भैया ये काम मेरे पर छोड़ दो, मैं बखूबी इस काम को निभा दूंगी, लेकिन बस यही है आपसे विनती कि मुझे इस घर में रहने दो। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, जो मैंने गलती किया है मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी। मैं तो जैसे कई लोगों को यहाँ से भगा चुकी थी, मुझे लगा कि ये लोग भी डर जाएंगे और इस मकान को छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेले रहूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप आ गए और आपसे मैं डर गई थी। मुझे लगा कि आपसे सामने होकर के बातचीत करना चाहिए, आप हमारी ज़रूर बात को सुनेंगे और मेरी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार भी करेंगे। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि यह आत्मा जो है ना पहुंची हुई है, और ऐसी कोई बुरी आत्मा नहीं है। जैसे बुरी आत्माएं लोगों को परेशान करती थी, लोगों को कष्ट देती है, ऐसी बुरी आत्मा नहीं है। इन लोगों को इसलिए परेशान किया था ताकि लोग घर छोड़ कर चले जाए और वो आत्मा आसानी से इस घर में रह सके, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, और इसका कोई और मतलब नहीं था। मैं उसको देख करके और जान चुका था, समझ चुका था, यह आत्मा किसी को परेशान नहीं कर सकती। हाँ, डरा तो जरूर सकती है, लेकिन किसी का नुकसान ये नहीं करने वाली। मैं अब उस टाइम तो कहता हूँ बहन ऐसा करो, आप मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं इन लोगों से बात करूँगा और फिर ये हाँ कहेंगे और तब मैं इस काम को जरूर करूँगा, मुझे एक दिन का टाइम दो। और तब वो आत्मा फिर से रोना शुरू कर देती है, कहती है भैया ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं इस घर में रहूं, मैं आपसे वादा करती हूं मैं आपके अलावा और किसी को नज़र नहीं आऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूं ना किसी को मैं पास जाऊंगी, ना किसी को सताऊंगी, ना किसी को डराऊंगी। जो भी हमारी आपकी बातचीत होगी आपसे होगी, मैं आपके सामने जो भी समस्या होगा मैं आपके सामने रख दूंगी। आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, और कोई व्यक्ति मुझे ना देख पाएगा ना मुझे सुन पाएगा। बस गुजारिश है कि बस आप बिना इनसे बात के हुए मुझे इस घर में रहने दें। अगर आप बात करोगे ना तो वो लोग हाँ नहीं बोलेंगे। मैं जानती हूँ, मैं उनको इतना डरा चुकी हूँ कि वो लोग मुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। इसके बाद वो रोने लगती है। मेरा मन तो पहले ही पिघल चुका था। मैं कहने लगा कि ठीक है, अब थोड़ा शांत रहो, मुझे सोचने का मौका दो। ऐसा करो कि कल रात को आकर के मेरे से मिलो, और तब तक मैं अपने सब कुछ सोच समझ लेता हूँ, और जो भी फैसला होगा कल रात को मैं तुम्हें बता दूंगा। बस एक रात की बात है, और तुम जाओ और समय अपना जो पास करना है कर लो, लेकिन इस घर में आज मत देखना। आत्मा उदास तो थी, लेकिन लग रहा था कि मैं उसकी बात पर बिल्कुल सहमत होना वाला हूँ। और फिर वो चली जाती है, और जाते जाते बोलती है भैया मैं कल इसी टाइम में आऊँगी, मैं फिर इसी कल टाइम में आऊँगा। मैं बोलता हूँ हाँ बहन बिल्कुल आना, लेकिन अभी जाओ और देखो सुरक्षित रहना। और उसके बाद वो आत्मा उस घर से चली जाती है। मैं अपने कमरे में आता हूँ और उसी आत्मा के बारे में सोचने लगता हूँ, अगर मेरी भी बहन कोई होती तो ऐसी ही होती ना। मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरे परिवार में बस यही कमी थी। हम 3 भाई थे और कोई भी बहन नहीं थी। मेरे माता पिता के भी बस एक यही चीज़ था जो हमेशा के लिए खटकता था कि हमारी कोई बहन नहीं है। मैं उसकी चेहरा मोहरा देख करके अनुमान लगा चुका था, ये जो प्रेतात्मा है ना औरों की तरह नहीं है, ये किसी को नुकसान कभी पहुंचा नहीं सकती। मैं इसका मदद करूंगा, मैं इसका मदद करूंगा। अब मैं अपने मन में ठान लेता हूँ, और इसके बाद अपना बिस्तर पर सो जाता हूँ। सुबह आँख खुलती है और फिर मैं अपने फ्रेश होकर के नहा धो करके अपने काम पर निकल जाता हूँ। जब मुझे कहीं रोकना होता तो मैं उसी के बारे में सोचने लगता हूँ कि क्या इस आत्मा को मुझे मदद करना चाहिए। हमारे साथ में कोई छल कपट तो नहीं करेगी, लेकिन उसकी बातों से, उसके चेहरे मोहरे से मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि नहीं, ये है एक भली आत्मा। ये प्रेतात्मा जरूर है, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। हम इसको इसी घर में रखेंगे। मैं फैसला कर लिया था। हाँ, जब मैं रात को लौट के आता हूँ लगभग वही टाइम था। वो प्रेतात्मा तो नीम के पेड़ के पास में इंतजार कर रही थी, मैं कब आऊँ। आखिरकार मैं अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करता हूँ, तब मेरे पास में दौड़ के आ जाती है। भैया भैया आपने क्या फ़ैसला किया, मैं जानती हूँ आप हमारे हक में फ़ैसला करेंगे। तब मैं हंस पड़ता हूँ,
मैं कहता हूँ हाँ बहन, ये फैसला तुम्हारे हक में है, लेकिन विनती मेरी यही है, आप किसी को भी नज़र नहीं आओगे, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए इस घर में कि आप यहाँ पर मौजूद हो। अगर जरा भी किसी को शक शुबा हो जाता है ना, तो समझ लो फिर हमें आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तब लड़की कहती है, नहीं भैया, मैं किसी को दिखूंगी नहीं, ना मुझे कोई देख पाएगा और ना मेरी आवाज़ को सुन पाएगा। हाँ, हम आपसे ज़रूर संपर्क में रहेंगे भैया, आज जो मैंने आपसे वादा किया है उस वादा को भी पूरा करेंगे। इसके बाद उस लड़की से एक मित्रता हो जाती है, एक बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो मेरे साथ में हो जाता है। मैं जब भी रात को आता था तो जैसे मेरे इंतज़ार करती रहती थी, भैया आज अब बहुत आप लेट आए, कहाँ गए थे, आपको ज़्यादा देर रात में घूमना नहीं चाहिए। मुझ पर आदेश चलाती थी एक छोटी बहन की तरह। हाँ, मैं उसका चेहरा देखते रहता था। ऐसा ही रिश्ता उस लड़की के साथ में बन चुका था। वो मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करती थी। मैं उसके वो बताता भी था कि देखो मेरे परिवार में सब कुछ है, हम 3 भाई हैं लेकिन हमारी कोई बहन नहीं है। वो समझती थी, हमारे दुख दर्द को समझती थी। हम आपस में बहुत देर तक बात करते रहते थे, हमारे कमरे के अंदर में ही रहती थी। हाँ, मैं जब भी उसको बुलाता था कि बहन आना, तो मेरे पास में आ जाती थी। हाँ, कहती थी भैया कुछ पूछना है। तब मैं उससे पूछता था और वो सही सही हर चीज़ का मतलब बता देती थी। एक रिश्ता सा बन गया था। लेकिन एक रात जब हम लोग बात कर रहे थे ना, वही दोस्त किसी काम से वो बाहर निकल आता है अपने कमरे से, शायद बाथरूम वगैरह जाना होगा, वो बाहर निकल आता है। मैं उसी प्रेतात्मा लड़की से बात कर रहा था और जब तक 4-5 महीना बीत गया था। वो मुझे बात करते हुए शायद सुन लिया था। वो उस टाइम तो बोल नहीं पाया, लेकिन सुबह के टाइम जब मैं तैयार हो रहा था तब मेरे पास में आता है वही मेरा दोस्त। कहता है, अजीत भाई आप कोई लड़की उड़की रात को लाते हो क्या यहाँ पर? मैं उसकी बात सुन करके एकदम हैरान रह गया। क्या बात कर रहे हो दोस्त? तुम जानते हो ना कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, ना मैं कोई दारू कोई नशा है ना ऐसी कोई गलत बात करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? तब कहता है, भैया बुरा मत मानना, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी और आप उससे हंस बोल रहे थे। कौन थी लड़की? वो कौन थी लड़की? आधी रात के समय में मेरे तो होश उड़ गए थे। मुझे मालूम था उस लड़की ने कहा था कि उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा, लेकिन ये लड़का जो मेरा दोस्त उसकी आवाज़ कैसे सुन लिया? मैं हैरान था। मैं कहने लगा, अरे भाई कभी कभी मैं खुद बुदबुदाता रहता हूँ, कई बार सपने में कुछ बोलता रहता हूँ, तुमने मेरी आवाज़ सुन लिया होगा। इस घर में लड़की कहाँ है भाई? कोई लड़की नहीं है। लेकिन वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं था। कह रहा था कि नहीं भाई, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या मतलब है आपका? आप सच सच बताओ। मैं अब समझ गया था कि मैं फंस चुका हूँ और झूठ तो मुझे बोलना आता ही नहीं था। मुझे लगने लगा कि अगर मैं इसको नहीं समझाऊंगा तो बात आगे बढ़ जाएगी, फिर अपने परिवार में बोलेगा और फिर परिवार वाले मुझे तरह तरह का सवाल पूछना शुरू कर देंगे। ये बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी, मेरी माँ परिवार को सबको पता चल जाएगा, मेरे बारे में ना जाने क्या क्या लोग सोचेंगे। इस चीज़ से मैं घबरा गया था। मैं कहता हूँ तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई क्या है। अपने घर में उसको ले जाता हूँ, एकांत में बिठाता हूँ, हम दोनों बैठते हैं और तब मैं पूरी कहानी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि देखो ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहना चाहिए, ये बात तुम्हारे परिवार में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उस प्रेतात्मा लड़की को हर बात मैं उसको बता देता हूँ। ये भी बता देता हूँ कि मैं उसको बहन बना रखा है, हमारी बहन की तरह है, तुम लोग को कोई तकलीफ नहीं देगी, ना तुम्हें दिखाई देगी, ना जाने कैसे तुमने उसकी आवाज़ सुन लिया। आज रात को मैं उससे बात करूँगा, पूछूंगा ऐसा उसने क्यों किया। लड़का मेरी बात सुन करके मेरी तरफ देखता ही रह गया था, जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि एक प्रेतात्मा को कोई अपना बहन कैसे बना सकता है। वो डर गया था। कहने लगा, अजीत भाई ये आपने गलत किया है, ये आपने गलत किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये करने से पहले हमारे परिवार से, हमारे मुखिया से पूछना चाहिए था, हम लोग से बात करना चाहिए।
ये अपने आप आपने फैसला ले लिया, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रेतात्मा किसी की नहीं होती। हमने इसका दुख तकलीफ बहुत झेला है, अब फिर आप उसी प्रेतात्मा को अपने घर में आपने शरण दे दिया है। ये ठीक नहीं किए, ये ठीक नहीं किए। मैं डर गया था। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं उसको बहुत समझाना चाहता था कि देखो मेरे दोस्त, ये प्रेतात्मा मेरी छोटी बहन की तरह है। ये किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। कुछ ही दिन इसका बाकी है, इसको भी इस जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। अब फिर ये घर तुम्हारा ही है। ये घर कौन सा तुम्हारे अपने साथ में लेके जाएगी। मैं बहुत उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो तो डर गया था। आखिरकार अपने पिता को बता देता है। इसके बाद तो मेरी मुसीबत शुरू हो जाती है। मुझ पर दबाव बढ़ने लगता है। अब मेरे दोस्त का पिता कहता है कि अजीत बेटे, तूने ये बहुत बड़ी गलती की। उस प्रेतात्मा को अब तुम्हें रिश्ता देने की क्या जरूरत थी। इसको तुमने अपने घर में शरण देने की क्या जरूरत थी। हम तो अपना समझ के तुम्हें लेके आए थे कि आप रहोगे हमारे घर में, आप तंत्र मंत्र का जानकार हो, तो ये घर हमारा सुरक्षित रहेगा। लेकिन आपने तो वही काम कर दिया। उसी प्रेतात्मा को आपको भगा देना चाहिए था और आपने अपने घर में शरण दे दिया है। ये आपने गलत किया, ये आपने गलत किया। मैं समझ गया था अब कुछ नहीं हो सकता है। और तब मैं कहता हूँ आज रात मैं उस प्रेतात्मा से बात करता हूँ। अब मैं उसको सदा सदा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग डरिए मत। मैं बिल्कुल उससे बात करूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। बस आज रात का मुझे मौका दीजिए। लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी मेरी बात को मान गए थे। हाँ, कहने लगा अजीत भाई, बस आज की रात, ये मत कहना कि 2 दिन और 3 दिन और, ऐसा मत करना। मैं मन ही मन बड़ा उदास हो गया था। मुझे लगने लगा कि देखो ना, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ते की बहन मिली, चलो प्रेतात्मा ही सही। मेरा मन तो लगा रहता है ना, मैं उससे कुछ न कुछ बातें पूछ लेता हूँ। उससे बात करना मुझे अच्छा लगता है। वो जो बात करती है तो मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। अब ये चली जाएगी, बेचारी कहाँ रहेगी। इसका कहना है कि बाहर भी खूंखार आत्माएं घूमती रहती है। हमेशा जो छोटी आत्माएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करती है। उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। जो आत्मा बता रही थी, वही लड़की बता रही थी कि हम इसीलिए इस घर में आकर के छिपे हुए थे। मैं बड़ा परेशानी में पड़ गया था। पूरा दिन मैं अपने काम पर निकलता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। उस दिन तो मैंने भोजन भी नहीं किया था ठीक ठाक से, बस चाय पीकर काम चलाता रहा और उसी प्रेतात्मा लड़की के बारे में सोचता रहा कि अब बेचारी को कहाँ बेम भेजूँ, कहाँ उसके लिए ठिकाना बनाऊँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इन परिवार से वादा कर लिया था कि बस आज रात मैं उससे बात करूँगा और फिर इसको घर से बाहर निकाल दूँगा। मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इस घर में आकर के खुद फंस चुका हूँ। मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। इनके हर हालत में छोड़ देना चाहिए। जो मर्जी वो प्रेतात्मा करे, मुझे बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने आप को कोसता हूँ। आखिरकार रात आती है, 11 बज जाता है। मैं अपने घर पहुँचता हूँ। वो प्रेतात्मा मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि खिड़की में रोशनी हो रहा था। परिवार के लोग शायद जगे हुए थे। उनको भी अंदाज़ा लग चुका था कि मैं अपना ऑटो रिक्शा लेके आ गया हूँ। वो कान खोले हुए थे कि मैं किससे बात करता हूँ, वो प्रेतात्मा कैसी नज़र आएगी। सब कुछ जैसे लोग देखना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। और तभी वो प्रेतात्मा मुझे नज़र नहीं आई थी। मेरा मन उदास था। अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ, खिड़की बंद कर देता हूँ। अब फिर मैं धीरे से उस लड़की को आवाज़ देता हूँ, तुम यहीं पर होना, तुम यहीं पर होना। और तब लड़की मेरे पास में आ जाती है। अब मैं उसका जब आंखें देखता हूँ तो रोती हुई नजर आ रही है। कहती, भैया मैंने आपकी सब बातें सुन लिया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो मुझे जाना ही होगा भैया। मैं कहीं और चली जाऊंगी। जो लिखा होगा वही मेरे साथ में होगा। आपने तो जो भी करना था आपने पूरी तरह से किया, इसमें आपकी कोई कमी नहीं भैया। मैं चली जाऊंगी, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। सब बातें मैंने सुन लिया है। मैं कहने लगा, ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें इस घर में जरूर रहने नहीं दूंगा। मैं जहाँ रहूँगा तुम मेरे साथ में रहोगी। मैंने भी फैसला कर लिया था, ये घर मैं
छोड़ दूंगा। मैं कि कोई किराए का घर लूँगा और उसमें रहना शुरू कर दूंगा। आज जहाँ मैं रहूँगा मेरी बहन रहेगी। मैं अपना फैसला उस लड़की को सुना देता हूँ और तब लड़की प्रसन्न हो जाती है। हाँ भैया, आप ऐसा करोगे, आप मेरे लिए सब करोगे। और तब मैं कहता हूँ कि देखो, मैंने तुम्हें दिल से बहन मान लिया है। अपने बहन को कोई अपने घर से, अपने दिल से कहीं बाहर कर सकता है? मैं ही नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। कल मैं अपने लिए घर का तलाश करूँगा और कोई बढ़िया सा घर मिल जाए जिसमें मेरी बहन आराम से रह सके, जब तक रहना चाहे। मुझे कोई गवारा नहीं है, ये तुम्हारा घर होगा, हमारा घर होगा। और इसके बाद वो एकदम हंस पड़ती है। मेरा दिल जो भारी भारी हुआ पड़ा था, अब मेरा मन शांत हो गया था। मुझे लगा कि ये बात मैं कह करके मेरे मन से बोझ उतर गया था। लोग बाग खिड़की खुले हुए थे, सब सुनने के लिए बेकरार थे, लेकिन वो बात बिल्कुल सुन नहीं पाए थे। मेरी बात तो जरूर सुने थे, लेकिन उस लड़की की आवाज़ को कोई सुन नहीं पाया था। जैसे सुबह होती है, मैं अपना फैसला परिवार वालों को बता देता हूँ कि हाँ जी, उस लड़की को मैं यहाँ से भगा दिया हूँ। आप लोग डरो मत, जैसे आप लोग रह रहे हो वैसे ही आप रहा करो, लेकिन मैं इस घर को छोड़ करके जा रहा हूँ। परिवार वाले सब, जो मेरी रात की बातें मैं उस प्रेतात्मा से बोल रहा था, सब कुछ सुन लिया था। परिवार के जो मुखिया थे मुझ पर नाराज होने लगे। तूने अजीत ये बात सही नहीं किया है, तुम एक प्रेतात्मा के साथ रिश्ता बना रखे हो, ये सही नहीं है। तुम्हें वो बिल्कुल मुश्किल में डाल देगी। मैं नहीं चाहता हूँ तुम ऐसा काम करो। नहीं नहीं, उस प्रेतात्मा को साथ छोड़ दो, उस प्रेतात्मा को साथ छोड़ दो। लेकिन मैं कहने लगा कि हाँ, मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको इस घर में और प्रेतात्मा नहीं रहेगी। और मैं उसको बहन मान चुका हूँ। अब मैं जहाँ रहूँगा वो मेरे साथ में रहेगी। जब तक उसकी मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक मैं उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो लोग मुझ पर नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे कि हम ये बात तुम्हारे परिवार में पहुँचाएंगे, तुम्हारा परिवार आएगा और तब तुम्हें समझ में आएगा। वो लोग सीधी सादी शब्दों में मुझे धमकी दे रहे थे, लेकिन मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं था। उसी दिन मैं कॉलोनी में एक कमरा ढूंढ लेता हूँ और इसके बाद अपना सामान समेटता हूँ और फिर अपना नए कमरे में चला जाता हूँ। अब उस घर में अब क्या होता है मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अपने काम से मतलब रखता था। मैं सुबह उठते ही अपना काम धंधे पर निकल जाता था ऑटो रिक्शा लेकर के, और देर रात तक आता था। मैं अपनी बहन को आवाज़ देता था, मैं उनसे कुछ बातचीत पूछता था, ये घर तुम्हें कैसा लगा, यहाँ शांति है ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई आत्मा तुम्हें दबाव तो नहीं बना रही है। इसी तरह के सवाल पूछता था। और तब कहती थी कि हाँ भैया, एक आत्मा तो है यहाँ पर आसपास में जो मुझे पकड़ना चाहती है, लेकिन मैं उससे दूर रहती हूँ, मैं छिप जाती हूँ। कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है ये घर अब बढ़िया ही है। जहाँ मेरा भाई है वहाँ पर मैं हूँ। और इसके बाद हमारी रोज़ का दिनचर्या ऐसे ही चलने लगी थी। कुछ ही दिनों के बाद ये परिवार तक मेरी बात पहुँच गई थी। मेरे परिवार के लोग मुझे अब यहाँ पर आ जाते हैं। हम मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तेरा इस शहर का काम ख़त्म हो गया, ये रिक्शा विक्शा बंद कर और तू घर पर चल, गांव पर चल। हमें यहाँ पर तेरे को कोई काम नहीं करवाना है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, 3 भाई हैं। तुझे अब ये ऑटो रिक्शा चलाने की क्या ज़रूरत है? मैं कहता हूँ नहीं, मेरा तो मन यहाँ पर लग चुका है, ऑटो रिक्शा मैं नया खरीदना चाहता हूँ। और तब परिवार को ले कहते हैं कि नहीं, ये काम तुझे बंद करना ही पड़ेगा, तुझे गांव चलना ही पड़ेगा। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार वालों के प्रेशर के आगे मुझे हार मानना ही पड़ा। मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। अब मैं उस प्रेतात्मा से अकेले में बात करता हूँ और मैं सारी दुख दर्द अपना उसको बता देता हूँ कि देखो बहन, मुझे तो अपना गांव जाना पड़ेगा, अब तो बहुत दूरी है, शायद तुम वहाँ तक जा नहीं पाओ। लेकिन जब बहन मुस्कुरा के कहती है, भैया चिंता मत करो, जहाँ तुम रहोगे वहाँ पर मैं भी रहूँगी, चाहे तुम कहीं कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगी, मैं तुम्हारे गांव तक चलूँगी, जहाँ तुम वहाँ पर मैं मन ही मन खुश हो गया था। इसके बाद हमारा काम धाम शहर से ख़त्म हो चुका था। मेरा सपना अधूरा रह जाता है। मेरा तो सपना था कि मैं एक नया ऑटो रिक्शा कर दूँ, और मेरे परिवार का कहना था कि जब ऑटो रिक्शा ही चलाना है
तो गांव में चला ले। मैं तेरे लिए नया ऑटो रिक्शा निकाल दूंगा, तो किराए का क्यों चलाएगा? यहाँ पर क्यों रहेगा अकेले? तो होटल का खाना खा रहा है, आप तेरे लिए सेहत के लिए सही नहीं है। मुझे समझाते हैं, प्रेशर देते हैं, और इसके बाद मैं अपना गांव लौट जाता हूँ। लेकिन उदास नहीं था। मुझे पता था कि मेरे साथ में मेरी बहन है, मेरे साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। मैं राजी खुशी गांव पहुंच जाता हूं, और कभी कभी मैं माँ से अकेले में बात करता था जब कोई नहीं होता था। मैं माँ को याद दिलाता था कि माँ, आपकी तमन्ना थी ना कि मेरी कोई बहन हो। और तब माँ कहती है, खबरदार, उस प्रेतात्मा को नाम मत लेना। मतलब हमारे परिवार में लोगों ने पूरी अच्छी तरह से समझा दिया था कि प्रेतात्मा कभी भी खराबी होती है, कभी अच्छी नहीं होती है। जब भी उसको मौका मिलेगा लोगों को सताएगी ही, उनको डराएगी ही, उनके साथ गलती करेगी। ये जो बहम था ना, मेरे माँ के मन के अंदर भी बैठ चुका था। उस बहम को निकालने की मैं बहुत कोशिश करता था कि माँ उस बहन को निकाल दे। मैं बताता था कि माँ, वो ऐसी प्रेतात्मा नहीं है, मैं तो उसको अपना बहन मान चुका हूँ, तो तुम अपनी बेटी क्यों नहीं मान सकती? लेकिन माँ डर जाती, कहती, खबरदार, नाम मत लेना, नाम मत लेना। लेकिन एक सपना मेरा अब पूरा हो गया था। मेरा परिवार मेरे लिए नया ऑटो रिक्शा खरीद कर मुझे दे दिया था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मेरी तो तमन्ना थी कि मेरे पास में नया ऑटो आए। ये कैसे हो गया चमत्कार, मैं कुछ समझ नहीं पाया था। परिवार लोग तो बोले थे कि चल गांव पर, जब तुझे ऑटो रिक्शा चलाना है तो हम नया खरीद के दे देंगे। वो सपना मेरा पूरा हो चुका था। और शायद इस सपना में वो प्रेतात्मा लड़की का हाथ था या नहीं था, ये तुम नहीं बता सकता। लेकिन ये सपना मेरा अब अधूरा नहीं, पूरा हो चुका था। मैं अपना ऑटो रिक्शा का जी जान से मांगता था, और फिर मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। कई बार मैं देर से घर पहुंचता था जब लंबी दूरी की सवारी मिल जाती थी। एक ऐसी ही सवारी लेकर के मैं दूर के गांव में गया हुआ था, और जब वहां से लौट रहा था ना, तो आधी रात हो चुकी थी। और जिस सड़क से मैं गुजर रहा था, वो सड़क लोगों की नज़र में भूत प्रेत से भरी हुई थी। और उस सड़क के बारे में मैं भी जानता था कि वहाँ पर एक से एक खतरनाक आत्माएं रात को नजर आती है। लेकिन मैं डरता नहीं था, क्योंकि मैं तंत्र का ABCD जरूर जानता था। मुझे लगता था कि मेरे पास में कोई प्रेतात्मा गलती से में नज़र नहीं आएगी। लेकिन उस रात जो मेरे साथ में होता है ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ। जब मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के उस क्षेत्र से गुजरने लगता हूँ ना, तब मैं एक भयानक बहुत बड़ी आत्मा को देखता हूँ, जो देखने में ही 10-11 फुट का लंबा दिखाई दे रहा था। सुर्ख आंखें उसकी, और डील डॉल भी पहलवान जैसा। मैं उसको देखता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, मैं तांत्रिक हूँ ना, छोटा मोटा से ही, शायद ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आराम से निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे उसके पास से गुजरता हूँ ना, वो अपना हाथ मेरे ऑटो रिक्शा पर रोक देता है। जैसे ही हाथ रखता है, मेरे ऑटो रिक्शा जो चालू था, वो उसका इंजन बंद हो जाता है। और इसके बाद मैं लाख कोशिश करने लगता हूँ कि मेरा ऑटो रिक्शा स्टार्ट हो जाए, हो ही नहीं पाता है। और तभी उसका हाथ मेरे गर्दन तक पहुँच जाता है। मैं अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करता तब से पहले ही वो मुझे बाहर खींच लेता है। मैं वो इतना डर जाता हूँ, पहली बार जीवन में भूतों के आगे मैं अपने आप को हार मान लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज बच नहीं पाऊँगा, ये भूत मुझे मार डालेगा। ये देखने में शैतान नजर आ रहा था। मैं चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आता है। मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ, और कभी कभी अपने मंत्र को जाप भी करता था, लेकिन वो मंत्र इस भूत पर बेअसर साबित हो रहा था। मंत्र काम ही नहीं कर रहा था, और वो मुझे घसीटते हुए झाड़ियों के अंदर लेकर जा रहा था। शायद उसका मकसद मुझे मारना ही था। मैं उसके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस यही सोच रहा था कि मेरी मौत पक्की है। अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अपने घर तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मेरे आंख बंद होने लगता है, ऐसा लगता है कि सर चकरा रहा है। और तभी एक कानों में मेरी आवाज़ आती है, भैया मैं आ गई, चिंता मत करो भैया मैं आ गई, भैया मैं आ गई। जैसे ही कानों में आवाज़ पड़ती है ना, वही मेरी बहन की, आत्मा बहन की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ सुन करके मैं होश में अपने आप को पूरी तरह से पाने लगता हूँ। एक जोश भर जाता है।
अब तो मेरी बहन आ गई, अब तो मेरी बहन आ गई। मैं हार मानने को तैयार हो गया था, लेकिन जब बहन की आवाज़ आती है ना, तो फिर मैं जोश में भर जाता हूँ। कहता हूँ, बहन ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तब मेरी बहन कहती है, ये मुझ पर छोड़ दो, ये मुझ पर छोड़ दो, अभी आप बिल्कुल इसके चंगुल से मैं आज़ाद करा दूंगी। और उसने ऐसा ही किया था। ऐसा क्या किया था मैं तो देख ही नहीं पाया था, लेकिन अगले पल वो शैतानी आत्मा उस जगह से गायब हो चुका था। वहाँ पर मेरी बहन खड़ी दिखाई दे रही थी। हाँ, कह रही थी, भैया आने में थोड़ा देरी हो गई, आने में देरी हो गई, चलो आप चलो। जो ऑटो रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा था, और जैसे ही मेरी बहन ऑटो रिक्शा में बैठती है, आओ जैसे मैं चाबी घुमाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो जाता है। मैं तो पूरी रास्ता डरा हुआ था, हाथ पैर कांप रहे थे। मैं तो अपने आप को तांत्रिक मानता था, लेकिन यहाँ मेरे मंत्र क्यों नहीं काम किए थे। मैं उस लड़की से पूछना चाहता था, अपनी बहन से पूछना चाहता था कि आखिर मेरे मंत्र क्यों फेल हो गए। मैं जब अपने गांव के नज़दीक पहुंचता हूं, तब मैं उससे पूछता हूं कि बहन बताओ, वो मंत्र मेरा क्यों नहीं काम में आए। तब वो हंसने लगती है, कहती है, कौन सा मंत्र, कौन सी मंत्र की बात कर रहे हो। आप कोई भी मंत्र जानते नहीं हो। जो सच्चा मंत्र होता है आपको पता भी नहीं है। पहली बार मुझे झटका लगता है। और तब मैं कहता हूँ कि मैं जब इस घर में आया था तब तुमसे मुझसे क्यों डरी थी। और तब लड़की हंसते हुए कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे भैया। मुझे लगा कि अगर मेरा भाई हो तो आपके जैसा हो। और तब से मैं आपसे छुपती फिरती थी। मुझे लगता था कि मैं आपको मना लूँगी, मैं आपको भैया बना लूँगी। और अब देखो, मैंने ऐसा ही किया था। आपके पास में ऐसा कोई शक्तिशाली मंत्र नहीं है जिससे कोई आत्मा दूर भाग जाए। अगर मैं नहीं आती तो शायद आप बच भी नहीं पाते। तब मेरी बुद्धि खुल जाती है। मैं अपने आप को तो तांत्रिक समझता था, लेकिन मेरी तांत्रिक की वो मंत्र शक्ति धरी की धरी रह गई। अगर मेरी बहन नहीं आती तो शायद मैं जिंदा बच भी नहीं पाता। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप इस कहानी को दूसरा पार्ट सुनना पसंद करेंगे, तब मैं इसका दूसरा पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा, बताना होगा ये कहानी का आप दूसरा भाग लेकर के आओ। और जब तक 100-150 लोग मुझे कमेंट नहीं कर देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मैं इस कहानी को ला पाऊँगा। तो ये आपके हाथ में है। जितना आप ज़्यादा कमेंट करोगे, इसकी अगली पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और मैं जानता हूँ इसका अगला पार्ट भी बहुत शानदार होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई पर बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।